वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम इज शुभम सूर्यवंशी। और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बीम्स के बारे में बात करने वाले हैं। देखो, बीम्स की बहुत बेसिक बेसिक चीजें जो हैं शायद आपने बुक्स में देख के ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, है ना। नहीं भी पढ़ा तो कोई दिक्कत सी बात नहीं है, यहाँ पे सारा कुछ डिस्कशन हो जाएगा। एक छोटा सा डिस्क्लेमर इस पर्टिकुलर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले। देखो, अगर आप ऑलरेडी प्रो हो, सारे सपोर्ट्स के बारे में जानते हो, लोडिंग्स के बारे में सब कुछ आपको आइडिया है, तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि इस वीडियो को 1.5x में चला लो, ठीक है। हालांकि देखना जरूर, कुछ मिस आउट मत करना, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपको नया मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर आप प्रो नहीं है तो कोई बात नहीं है यार, मेरे साथ साथ चलो। बाय द एंड ऑफ द वीडियो बीम्स में एकदम प्रो हो जाओगे आप, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बीम के बारे में जान के कि ये बीम होती क्या है, ठीक है। तो बेसिक सी डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है कि स्ट्रक्चरल मेंबर्स विच हैव वेरी लार्ज लेंथ एज कंपेयर टू देयर क्रॉस सेक्शनल डायमेंशंस। इसका मतलब क्या है? क्रॉस सेक्शन बेसिकली डायमीटर की बात कर रहा है। तो जो डायमीटर होता है वो बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू द लेंथ। जैसे मेरे पास एक हाथ में पेन है, दिस कैन बी कंसिडर्ड एज अ बीम, क्योंकि इसका डायमीटर बहुत ही ज्यादा छोटा है एज कंपेयर टू इट्स लेंथ। सिमिलरली आपने कंस्ट्रक्शन साइट्स में देखा होगा, जो रॉड्स वगैरह यूज होती है ना, कुछ लोग एक दूसरे को मारने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं ना, स्टील वाली रॉड्स, उसी रॉड की बात कर रहे हैं। तो वही वाली रॉड्स उनको देखोगे तो उनका जो डायमीटर होता है वो बहुत ज्यादा छोटा होता है, और लेंथ जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी होती है ना। तो कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर, चाहे वो वुड का हो, स्टील का हो, प्लास्टिक का हो, डजेंट मैटर, क्रॉस सेक्शन बहुत छोटा, लेंथ बहुत बड़ी है, तो हम उसे बीम बुला सकते हैं, ठीक है। अब इस बीम को अलग अलग टाइप के सपोर्ट से हम सपोर्ट दे सकते हैं, ठीक है। सो कौन कौन से टाइप के सपोर्ट होते हैं देख लीजिए। सबसे बेसिक टाइप का सपोर्ट होता है हमारा सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट, अगर एक बीम एक सिंपल से सपोर्ट पे रेस्ट कर रही है ना। एग्जांपल दिखाता हूँ, मेरे पास एक सॉल्ट का डब्बा पड़ा हुआ है, इसके ऊपर मैंने इस बीम को ऐसे रख दिया, ठीक है। रख दूंगा, मैं चाहूँ हॉरिजॉन्टल मोशन करवा सकता हूँ इसके ऊपर, वर्टिकल मोशन नहीं करा सकता। वर्टिकली डाउन को प्रेस करूंगा तो यहाँ से एक रिएक्शन क्रिएट हो रहा होगा ऊपर की तरफ, है कि नहीं। तो बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी पत्थर के ऊपर आपने इसको रख के छोड़ दिया तो हो गया सिंपल सपोर्ट। सिंपल सपोर्ट में होता क्या है, अगर आप इस तरीके से पुश करने की कोशिश करोगे तो बीम जो है इधर मूव करना शुरू कर जाएगी। आप इस तरीके से पुश करोगे तो बीम इधर मूव करने लगेगी। मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी उसको रोकने वाला नहीं है। लेकिन अगर आप वर्टिकली पुश करोगे तो क्या होगा, हाँ अब ये बोलेगा कि नहीं नहीं आप दबाओ मत, उसकी वजह से यहाँ पे रिएक्शन क्रिएट हो जाएगा। तो जब भी सिंपल सा सपोर्ट होता है उसमें सिर्फ एक ही टाइप का डायरेक्शन, एक ही साइड के डायरेक्शन में सपोर्ट क्रिएट होगा, मतलब रिएक्शन क्रिएट हो रहा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे बीम रखी है, सिर्फ और सिर्फ आपका वर्टिकल डायरेक्शन में जो है वो रिएक्शन क्रिएट होगा, ठीक है। आप सिंपल सपोर्ट को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, सिंपल एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की तरह, या फिर एक कर्व की तरह भी डिनोट कर सकते हैं। कुछ लोग कभी कभी कंफ्यूज होते हैं कि सर कर्व के फॉर्म में तो हिंज या पिन को डिनोट किया जाता है। देखो, अगर मैं कर्व के ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को रख रहा हूं ऐसे, तो वो एक सिंपल सपोर्ट है ना। लेकिन अगर उसी में इस बीम को उठा के थोड़ा सा नीचे रख दिया ऐसे, तो फिर वो पिन सपोर्ट या हिंज सपोर्ट बन जाएगा ना। तो छोटी छोटी चीजें जो है वो ध्यान रखनी है आपको। फिलहाल मैंने इसके ऊपर रखा हुआ है, तो क्या है, एक कर्व सेक्शन के ऊपर ऐसे रख दिया है इसको, तो सिंपल सपोर्ट है ना। ऐसा हो गया ये इसके ऊपर, अंदर फंसाएगा तो फिर पिन सपोर्ट बनेगा, ठीक है। चलिए, सिंपल है। यहाँ पे भी अगर आप रिएक्शन निकालने की कोशिश करेंगे तो एग्जैक्टली वर्टिकली अपवर्ड्स निकलेगा, ठीक है। रिएक्शंस कैसे निकलते हैं मैंने आपको बता दिया। जिस डायरेक्शन में मोशन का रिस्ट्रिक्शन होता है वहां रिएक्शन क्रिएट होता है। जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टली मोशन का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं था, तो कोई रिएक्शन क्रिएट नहीं हो रहा था हॉरिजॉन्टली, लेकिन वर्टिकली रिस्ट्रिक्शन था, है ना। वैसे आप कुछ कुछ केसेस देखोगे जहां पे खीला होता है ना, खीला स्क्रू, उसको हम ऐसे ठोक देते हैं दीवार के अंदर, है ना। तो मान लीजिए स्क्रू है, इसको इस तरीके से आपने दीवार के अंदर से ठोक दिया, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि ये स्क्रू पूरी तरह से टाइट हो जाएगा, है ना। ये स्क्रू दीवार के अंदर चला गया ऐसे। अब आप अगर इसे पुश करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, रिएक्शन यहाँ से क्रिएट होगा। आप इस स्क्रू को ऊपर धकेलने की कोशिश करोगे तो रिएक्शन जो है वर्टिकली भी क्रिएट होगा। और आप इसे घुमाने की कोशिश करोगे तो मूवमेंट भी जनरेट होगा। यहाँ पे मूवमेंट ऐसे भी जनरेट होता था, किसी चीज को हम ऐसे दबाने की कोशिश करते तो मूवमेंट जनरेट होता था, है कि नहीं। ये सारी चीजें यहाँ जनरेट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, है ना। यहाँ पे अगर आप एफबीडी बनाने की कोशिश करोगे इस वाले में, तो आपको बोलना पड़ेगा कि हॉरिजॉन्टली भी आपको मोशन अलाउड नहीं है, तो रिएक्शन जनरेट होगा। वर्टिकली भी मोशन अलाउड नहीं है, इनफैक्ट आपका रोटेशनल मोशन भी अलाउड नहीं है ना। तो आपका आर एक्स भी जनरेट होगा, आर वाई भी जनरेट होगा, साथ ही साथ आपका मूवमेंट भी जनरेट होगा, ठीक है। अबाउट दिस पॉइंट ए बोले हम तो, ठीक है। समझ में आ गया। डायरेक्शन, सॉरी डायरेक्शन कह रहा हूं, अगर हम मोशन को रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो रिएक्शन क्रिएट होता है, ठीक है। अब कौन कौन से सपोर्ट कैसा कैसा रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं उसके बेसिस पे उनके रिएक्शंस को देखेंगे। जैसे कि और एक टाइप का सपोर्ट होता है आपका रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट भी ऐसे ही है कि मान लीजिए अलग अलग टायर्स हैं, ठीक है ना। ये कोल फिंगर में बना रहा हूं तो ऐसे 4 टायर्स हैं। इन 4 टायर्स के ऊपर मैं इसको रख दूंगा सिंपली, तो क्या ये हॉरिजॉन्टल मोशन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे? नहीं, ये तो आराम से मूव करेंगे। हाँ, लेकिन ऐसे रखा हुआ है तो वर्टिकल मोशन को तो रेस्ट्रिक्ट करेंगे, ऐसे दबाएंगे तो फिर रिएक्शन जनरेट होगा। तो रोलर भी किसी सिंपली सपोर्ट से डिफरेंट
एक्ट नहीं करता, सिंपली सपोर्ट की तरह ही एक्ट करता है रोलर भी, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जनरेट करेगा, जो भी सरफेस है उसके परपेंडिकुलर रिएक्शन जनरेट करेगा। रोलर को दिखाने के अलग अलग तरीके होते हैं, आप ऐसा रोलर दिखा सकते हैं, ठीक है, फिर आप इस पर्टिकुलर फॉर्म में दिखा सकते हैं, आप किसी एक सर्टेन एंगल पे दिखा सकते हैं, लेकिन दिखाने का तरीका आप ध्यान रखिएगा। ऐसे हम चके चके से सर्कल व्हील्स दिखा के रोलर दिखाते हैं, है ना। और हमेशा रिएक्शन जो ऐड करेगा उसके परपेंडिकुलर, ठीक है। ऐसा दिखाओ, ऐसा दिखाओ, इसका एफबीडी बनाने जाएंगे तो स्ट्रेट रॉड बनेगी, और जहां भी रोलर लगा हुआ है वहां पे उसका रिएक्शन क्रिएट होता हुआ दिख जाएगा। आप एक सर्टेन एंगल पे दिखाएंगे तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्या हो जाएगा, इसके एकदम परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन ऐड करेगा। तो वैसे ही इसका एफबीडी बनाने जाओगे यहाँ पे तो सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन लगेगा, ठीक है। या मैंने अलग से बताया है आपको कुछ दिखाने के लिए, जब रिएक्शन लगता है तो हमें एक एंगल की बहुत जरूरत होती है कि रिएक्शन किस एंगल पे लग रहा है, ठीक है। उसको निकालने का बड़ा सिंपल तरीका होता है, देखो अभी तक आप देखते आए हो, इस रिएक्शन को थोड़ा पीछे लेके जाओगे और आप ये जानते हो कि रिएक्शन जो है हमेशा 90 डिग्री पे लगेगा सरफेस से। तो अगर इस थीटा की वैल्यू मान लीजिए मुझे 30 डिग्रीज गिवन है, तो ये 90 है, तो ये बाय डिफॉल्ट मुझे कितना मिल जाएगा, 60 डिग्रीज, ठीक है। तो ये वो एंगल है हॉरिजॉन्टल से जहां पे रिएक्शन लग रहा है। इस एंगल की बहुत इंपॉर्टेंस है रोलर के केस में, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा थोड़ा, है ना। दो सपोर्ट देख लिया हमने, सिंपल वाला सपोर्ट, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, खाली वर्टिकल, इसके जैसा ही सिमिलर है रोलर सपोर्ट, खाली सरफेस के परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बेटर रहेगा बोलना, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हिंज सपोर्ट को देखते हैं। हिंज सपोर्ट क्या करता है, देखो हिंज सपोर्ट जो है वो लगभग एक फिक्स्ड सपोर्ट की तरह होता है, लेकिन वो रोटेशन अलाउ करता है। मतलब अगर मैंने एक स्क्रू को अंदर डाल दिया दीवार के, तो ये फिक्स हो गया, इसमें ना ही हॉरिजॉन्टल होगा, ना ही वर्टिकल होगा, ना ही रोटेशन होगा। लेकिन हिंज सपोर्ट कुछ ऐसा रहता है कि वो हॉरिजॉन्टली मोशन नहीं करने देता, वर्टिकल भी करने नहीं देता, लेकिन वो इस तरीके से रोटेशन को अलाउ करता है, ठीक है। ऐसा पूरा स्क्रू वर्टिकल या पूरा स्क्रू हॉरिजॉन्टल मूव नहीं कर पाएगा, उसको पकड़ लेगा, लेकिन बेरिंग की तरह काम करता है। बेरिंग क्या करता है, सिर्फ रोटेशन अलाउ करता है। बिकॉज ये रोटेशन को अलाउ कर रहा है, इसलिए रोटेशन को कोई अपोज नहीं कर रहा है। रोटेशन को कोई अपोज नहीं कर रहा, मतलब कहीं पे मूवमेंट जनरेट नहीं हो रहा है ना। तो मेरे पास दो रेस्ट्रिक्शंस है, क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस है कि हॉरिजॉन्टली कोई मोशन नहीं होने देंगे, वर्टिकली भी कोई मोशन होने नहीं देंगे। इस वजह से हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा, रिएक्शन है ना, पुश कर रहे हो कोई मोशन ही नहीं हो रहा है, रिएक्शन जनरेट होगा, ठीक है नहीं, सिंपल लॉजिक है। तो जब भी आपको हिंज सपोर्ट मिलेगा उसको डिनोट करने के मल्टीपल तरीके हैं। जैसे मैंने देखा, ऐसे कर्व फॉर्म में अंदर डाल दोगे रॉड, बन गया हिंज सपोर्ट। ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, ऐसे सर्कल बनाना जरूरी है अंदर की तरफ, ठीक है। कभी कभी उल्टे ट्रायंगल से भी डिनोट हो जाता है, ठीक है। इन सारे केसेस में जब भी एफबीडी बनेगा तो जहां हिंज लगा हुआ था वहां हम बोलेंगे कि यार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स ऐड करेगा, वर्टिकल डायरेक्शन में भी एक फोर्स ऐड करेगा, ठीक है। इन दोनों फोर्सेस को दिखाना बहुत जरूरी है। एक आधा किसी की वैल्यू जीरो आए ना आए वो सेकेंडरी चीजें हैं सारी, ठीक है, बट दिखाना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चलो, हिंज सपोर्ट समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखोगे फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट यही है थोड़ी देर पहले जो देखा था मैंने, है ना, कीला डाल दिया दीवार के अंदर, हो गया, ना हॉरिजॉन्टल मोशन, ना वर्टिकल मोशन, ना ही रोटेशन, है ना। तो हर जगह से रेस्ट्रिक्शन है, मतलब इसका एफबीडी बनाने जाएंगे आप तो हॉरिजॉन्टल भी रिएक्शन आएगा, वर्टिकल भी रिएक्शन आएगा, और एक मूवमेंट भी जनरेट हो रहा होगा फोर्स की वजह से, ठीक है। तो ये तीनों की तीनों चीजें आपको यहाँ पे लगानी जरूरी है। अब इनको लगा के सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को, वो बात की बात है, ठीक है। जैसे अगर मैं इस पॉइंट को ये बोल रहा हूँ तो मोमेंट अबाउट पॉइंट ए बनाना जरूरी है, रिएक्शन क्रिएट होगा ही होगा यहाँ पे। सॉल्यूशन में और बाकी देखेंगे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय, ठीक है। तो चार टाइप के सपोर्ट थे, पहला वाला सिंपली सपोर्टेड, कोई खासा नहीं था। मेन आपके दो सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हर बीम में, या तो हिंज सपोर्ट कहीं ना कहीं लग रहा होता है, या फिर रोलर सपोर्ट। ये दो सपोर्ट बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस भी इनके बारे में होते हैं। तो बस इतना ध्यान रख लो कि दो रिएक्शंस लगेंगे। अब इन रिएक्शंस की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस नहीं है, आप बाबा ऐसे बनाओ, लेफ्ट से बनाओ, ऊपर से बनाओ, नीचे से बनाओ, आपका आंसर तब भी आएगा। बस ध्यान रखिएगा, अगर आपका आंसर नेगेटिव आया, मतलब जो डायरेक्शन आपने एज्यूम की थी वो उल्टी थी, तो सीधा कर लेंगे, कुछ नहीं है उसके अलावा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखें जरा लोड्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हम बीम पे किस किस टाइप का लोड लगा रहे हैं, ठीक है। सबसे बेसिक टाइप का लोड होता है पॉइंट लोड, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट में बीम पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, चाहे वर्टिकली सीधा लगा लो, वर्टिकली उल्टा लगा दो, चाहे किसी एंगल पे लगा दो, लग तो एक पॉइंट पे रहा है, इसे हम बोलेंगे पॉइंट लोड, सिंपल है। कभी कभी एक सर्टेन पॉइंट पे हम मोमेंट भी लगा के दिखा देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे 10 न्यूटन मीटर मीटर का एक मोमेंट यहाँ दिखा दिया, यहाँ दिखा दिया, तो इसे अलग अलग पॉइंट पे हमने कपल दिखाया कि एक कपल जो है मोमेंट कॉज कर रहा है सर्टेन पॉइंट पे, ठीक है। तो ये एक अलग वेराइटी है ना। हालांकि जब प्रैक्टिस करेंगे सबका सबका देखेंगे, अभी सिर्फ जान लो ये चीजें होती हैं करके, ठीक है। पॉइंट लोड हो गया, एक सिंगल मोमेंट हो गया, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड बहुत कॉमनली पूछा जाता है ना। मतलब एक ऐसा लोड जो हर एक पॉइंट पे सेम दबाव डाल रहा है
है ना, जैसे 10 न्यूटन का फोर्स है लेकिन हर एक पॉइंट पे 10 न्यूटन का फोर्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमेशा न्यूटन पर मीटर, हर पर मीटर के हिसाब से आता है। जैसे मैंने बोला कि 10 न्यूटन पर मीटर मतलब हर मीटर पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाएगा, समझ में आया, ठीक है। इसको हमेशा हम क्या करते हैं, एक पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हैं, ओके। जब भी आपके पास ऐसे लोड्स होंगे जो पॉइंट लोड नहीं है, तो आपका काम क्या है, हर उस लोड को पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ऐसा भी दिखाया जा सकता है या फिर किसी चेन के फॉर्म में भी दिखा सकते हैं, है ना। इसका एफबीडी बनाने का तरीका बड़ा सिंपल सा है। आप इस सारे को पॉइंट लोड में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये एक रेक्टेंगुलर के शेप में है और मुझे इस रेक्टेंगल का खाली एरिया निकालना है। तो W न्यूटन पर मीटर फोर्स है जो वर्टिकल है, तो मैं इसको ब्रेथ मान लूंगा इसकी रेक्टेंगल की और इसको मान लूंगा लेंथ। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। नाउ दिस एरिया का वैल्यू विल गिव मी द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फोर्स। या आसान शब्दों में आप बोल लो कि ये एग्जाम्पल के लिए मान लो 20 न्यूटन पर मीटर गिवन है और ये लेंथ है टोटल मेरी 8 मीटर की, है ना। तो मुझसे पूछा जाए कि बताओ ये 20 न्यूटन पर मीटर इस 8 मीटर के लिए में कितना फोर्स डालेगा। सिंपल सी बात है, 20 इंटू 8 कितना जाएगा, 160 न्यूटन। और वो 160 न्यूटन कहाँ लगेगा, एग्जैक्टली इसके बीच में। हमेशा फोर्स मेरा ऐसे केसेस में उसके सेंट्रोइड से जाता है। तो मैं अगर इसका एफबीडी बनाना चाहूँ तो एकदम बीच में मैं लगाऊंगा कितना, 160 न्यूटन का लोड, ठीक है। ऐसा हो चाहे ऐसा हो, आंसर मुझे ऐसा ही मिलेगा। समझ में आया ना। लोड की वैल्यू कैसे निकलती है, हमेशा उसके एरिया के थ्रू। एरिया कैसे निकलेगा, ये उसका ब्रेथ मान लो, है ना, इसका शेप क्या है, रेक्टेंगल का शेप है, ठीक है। तो ये उसकी ब्रेथ मान लो, ब्रेथ हम कितनी बोलेंगे 20, जो W गिवन रहता है मुझे वेट, और लेंथ हमें यहां से निकल रहती है ना। सिंपली एरिया विल बी W इंटू एल, और वो लगेगा एकदम सेंट्रोइड पे बीच में। कभी कभी आपके पास एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, लेकिन कुछ केसेस में आपके पास एक नॉन यूनिफॉर्म, या कहना चाहिए नॉन यूनिफॉर्म में भी कैटेगरीज हैं, यूनिफॉर्म वेरिएबल लोड आ जाता है। यूनिफॉर्म वेरिएबल लोड की भी प्रोडिक्शन ज्यादा मुश्किल नहीं होते, इनका प्रोडिक्शन निकालना भी बड़ा आसान है ना। बस दो ही पॉइंट याद रखने हैं हमें, क्या कि एरिया निकाल लो। जैसे किस फिगर में लग रहा है, वेरिएबल ट्राइंगल के फिगर में लग रहा है। इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकलेगा, तो ये इसकी वर्टिकल पे आने वाली क्या हो जाएगी, W, और ये हॉरिजॉन्टल पे आने वाली हो जाएगी L। तो मुझे बेस पता है, मुझे हाइट पता है, तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर लेंगे, सिंपल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देखो, अगर मुझे ये गिवन होता कि ये भी 20 न्यूटन पर मीटर से लग रहा है और लेंथ मुझे गिवन है कितनी, 4 मीटर की, तो मैं सिंपली बोलूंगा कि इसका अगर एरिया निकालने की कोशिश करें तो एरिया विल बी गिवन बाय हाफ इंटू W इंटू एल, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। वो एरिया ही मुझे बताएगा अमाउंट ऑफ लोड विच विल बी एक्टिंग, ठीक है। सो वैल्यू देखें कितनी आएगी यहाँ पे, हाफ इंटू वेट कितना लग रहा है मेरे पास 20, और लेंथ कितनी है मेरे पास 4 मीटर की। तो दिस इज गोना बी 2 टू 40 न्यूटन्स। तो 40 न्यूटन्स का लोड लगने वाला है, ठीक है। W की वैल्यू गिवन रहेगी, आप निकाल सकते हैं। एक चीज पता चल गई कि 40 न्यूटन का लोड लगेगा। दूसरा, ये 40 न्यूटन का लोड कहाँ लगेगा, तो देखिएगा जहां पे भी बड़ा वाला साइड है ना, ये बड़ा वाला साइड है, ये छोटा वाला साइड है, तो बड़े वाले साइड से 1/3 पे। क्योंकि सेंट्रोइड वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था क्या, कि हमेशा ऐसे ट्राइंगल का सेंट्रोइड कहाँ पे लाई करता है, बड़े वाले साइड से 1/3 के डिस्टेंस पे। तो आप अगर नॉर्मल फॉर्मेट में दिखाना चाहें इसको, तो आप ऐसे दिखा सकते हैं कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जो है वो हमने मान लिया कितना हो जाएगा, पूरी लेंथ का 1/3, ठीक है। तो हम इसे बोल देंगे ये हो गया L/3, और इसी L/3 वाले पॉइंट पे क्या लगेगा, मेरा टोटल वेट लगेगा। टोटल वेट की वैल्यू कितनी होगी, वही जो उसके एरिया के बराबर होगी, विच इज हाफ इंटू W इंटू एल, ठीक है। आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू इस सॉरी बीम में दोबारा दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। हम सिंपल बोलेंगे यहां से टोटल लेंथ जो थी बीम की उसके 1/3 डिस्टेंस पे, ठीक है। लेंथ कितनी थी 4 मीटर की, तो 4 मीटर का 1/3 कितना हो जाता है, 4/3, ठीक है। तो 4/3 मीटर पे आपका फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी देखें जरा। फोर्स की वैल्यू आई है मेरे पास एरिया 40, तो 40 न्यूटन का फोर्स कहाँ लगेगा, 1/3 L/3 के डिस्टेंस पे। L मेरा 4 था तो 4/3 के डिस्टेंस पे लगेगा, ठीक है। तो हमारा एकमात्र काम क्या होना चाहिए, एकमात्र चीज जो हमें ध्यान में रखनी है, कि कभी भी एक ऐसा लोड आ रहा है जो पॉइंट लोड नहीं है, तो उसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट करना है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आ गया तो सिंपल है, इसका तो लॉजिक भी समझते, तो एरिया वेरिया क्या बता रहा हूं मैं, दिमाग वाले लोग हैं, इंजीनियर्स हो। 20 न्यूटन प्रति मीटर मतलब 1 मीटर का 20 न्यूटन, तो 8 मीटर का कितना, 160 न्यूटन। यूनिफॉर्म है, बीच में लगा दो। यहाँ भी दिमाग लगाओगे, ट्राइंगल का शेप है, ट्राइंगल का सेंट्रोइड बड़े वाले से 1/3 पे होता है, तो टोटल लेंथ का 1/3 पे लगेगा, कितना लगेगा यार, इसकी वैल्यू निकालनी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, खत्म, 40 न्यूटन का फोर्स लगेगा, करेक्ट। इस टाइप के लोड से आपको डील करना आना चाहिए। इसी में एक और बेटर वाला आता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेपेजॉइडल लोड, दिखाता हूँ। ट्रेपेजॉइडल लोड में क्या होता है, कुछ इस तरीके का शेप होता है ना। पहले वाले में एकदम नीचे तक आ रहा था, इस बार थोड़ा ऊपर तक आया,
कोई दिक्कत नहीं है। जब भी ट्रेपेजोइडल लोड आपके पास आएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे ट्रेपेजोइडल लोड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है, ठीक है। तो एक हो जाएगा ऊपर वाला ट्राइंगल, नीचे हो जाएगा दूसरा वाला रेक्टेंगल। ओके, अब अगर हम इस रेक्टेंगुलर रीजन की बात करें तो रेक्टेंगुलर रीजन में जो लोडिंग हो रही है वो W2 के बराबर, बिकॉज W2 इस वाले की वैल्यू थी मिनिमम वाले की, W1 थी इस मैक्सिमम वाले की वैल्यू। तो नीचे जो लोडिंग हो रही है रेक्टेंगुलर शेप में वो एग्जैक्टली एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में W2 के बराबर है। तो हमने देखा था कैसे निकालते हैं रेक्टेंगल का, यहाँ गया। सो W इंटू एल, दैट इज द वेट। तो यहाँ पे भी W2 इंटू एल हो जाएगा मेरा कितना, टोटल वेट। इस रेक्टेंगल के हिसाब से इतना मेरा लोड लगेगा, और वो कहाँ पे लगेगा लोड, एकदम सेंटर से निकलता हुआ, ठीक है। तो ऐसे हम लगा देंगे वैल्यू W2 इंटू एल इतने के बराबर। फिर बचा क्या, ट्राइंगल बचा। सबसे पहले ट्राइंगल में देखो सेंट्रोइड कहाँ पे लाई करता है, 1/3 पे लाई करता है यहाँ से। तो हम सिंपली क्या करेंगे, L/3 यहाँ पे निकालेंगे। हाँ, यहाँ से यहाँ तक मेरा L/3 हो जाएगा। ये क्या था मेरा, ये भी दिखा देते हैं, एकदम बीच में लग रहा था, ठीक है। सो जस्ट अ सेकंड, ये लगा था मेरा L/2 पे। ओके, ये लगेगा कितना, L/3 पे। और क्या वैल्यू रहेगी इसकी, इसके एरिया के बराबर रहेगी वैल्यू, ठीक है। कितनी वैल्यू रहेगी देखें जरा, मुझे अगर इस वाले का एरिया निकालना है तो उसके लिए ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक चाहिए। ये पूरा W1 है, तो ये कितना हो जाएगा, W1 में से मैं W2 को माइनस कर दूंगा, ये जो बचा हुआ रीजन है ना, दैट विल बिकम W1 माइनस W2। तो एरिया के लिए हम इसे रखेंगे हाफ इंटू, बीच में आएगा W1 माइनस W2, और लेंथ तो सेम है दोनों की, है ना। इतना यूनिट का फोर्स लगेगा कहाँ पे, L/3 पे, सेंट्रोइड पे। और W2 इंटू एल लग रहा है कहाँ पे, बीच में। लेट्स चेक फॉर एन एग्जाम्पल। मान लीजिए मुझे गिवन रहता कि W1 की वैल्यू जो है दैट इज 40 न्यूटन पर मीटर, लेट्स एग्जाम्पल। और ये वैल्यू मान लीजिए 10 न्यूटन पर मीटर मुझे गिवन रहती, और लेंथ मुझे गिवन रहती कितनी, लेट्स से 6 मीटर की, ठीक है। अब मुझे बोला जाता कि इसका एफबीडी बना के दिखाइए यहाँ पर। तो मैं सिंपली क्या करता कि 10 न्यूटन पर मीटर लग रहा है, छोटा वाला वैल्यू रेक्टेंगल के शेप में, तो इसका एरिया कितना आएगा, 10 न्यूटन पर मीटर इंटू 6, तो 60 न्यूटन का फोर्स एग्जैक्टली बीच में लगाता मैं, कितना फोर्स, 60 न्यूटन का, ठीक है। फिर हम बोलते कि हाँ, डिस्टेंस भी स्पेसिफाई कर देते हैं चलिए आपके लिए, ठीक है। सो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का कितना होता है, एग्जैक्टली आधा, है कि नहीं। तो 6 का आधा हो जाता 3 मीटर पे। फिर हमसे बोलते बचा हुआ ये वाला फोर्स भी बता दो, ये वाला फोर्स कहाँ पे लगेगा, ये लगेगा इधर। कहाँ पर रहेगा ये, टोटल जो 6 मीटर की लेंथ है उसका 1/3, मतलब 2 मीटर पे, ठीक है। सो ज्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम बिलीविंग कि सबको समझ में आ रही है चीजें, है ना। तो इस पूरे के 1/3 मतलब 2 मीटर पे लगेगा। वैल्यू कितनी होगी इसकी, देखो सिंपल है, हाफ इंटू W1 माइनस W2 इज 40 माइनस 10 विच इज 30 इंटू द लेंथ विच इज 6। तो कितना होगा, 2 3 6 3 3 9। तो हम कह सकते हैं कि 90 न्यूटन का फोर्स लगेगा और 1/3 लेंथ पे लगेगा। तो अगर ये मेरी बीम ए बी है ना, सो ऐसे हम दिखा सकते हैं, ए बी वाली बीम पे 1/3 मतलब 2 न्यूटन पे ये फोर्स और ये फोर्स। तो पूरे इस बड़े से फोर्स को हमने पॉइंट लोड्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। बड़ा सिंपल था। रेक्टेंगल को अलग सॉल्व किया, ट्राइंगल को अलग सॉल्व किया। ट्राइंगल का उसका यहाँ से 1/3 पे लगता था तो लगा दिया, रेक्टेंगल का बीचों बीच लगता था, लगा दिया, ठीक है। चलिए, सो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लोडिंग जो है हमने देख ली है, एंड आई होप कि चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बेसिक चीजें हैं, नहीं आया तो एक बार पीछे पलट के देख लो, सिंपल है। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा बीम के बारे में और जान लेते हैं कि भैया बीम किस किस टाइप की होती है। तो बेसिकली दो टाइप की बीम होती है, एक का नाम है स्टैटिकली डिटर्मिनेट, दूसरे का नाम है स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। आसान भाषा में समझाता हूं, ऐसी बीम्स जिसमें आप इक्विलिब्रियम की या स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा के आंसर ला सकते हो, उनका नाम होता है स्टैटिकली डिटर्मिनेट। और जिसमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगाने के बाद भी आपको आंसर नहीं मिल पा रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ अननोन्स बहुत सारे हो जाते हैं, तो उनको हम क्या बुलाते हैं, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट। तो एग्जाम में कौन सा पूछेगा, वही पूछेगा जिसका आंसर ला सकते हो आप, सिंपल सी बात है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ यही है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स। क्यों, क्योंकि इनमें हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा के अननोन्स को निकाल सकते हैं। स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या कहता है, सिंपल है भाई, इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम है, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0 डालो, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 0 डालो, और किसी भी एक पॉइंट को पकड़ के सिग्मा एम इज इक्वल टू 0 डाल दो। ये 3 स्टेप्स कर लोगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो थ्रू आउट दिस बीम वाला चैप्टर हमें यही करना है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम्स हमारे सिलेबस में, उनका आंसर ऐसे निकलता है तो ये लगा के हम आंसर निकालते जाएंगे, ठीक है।
चलिए, यहाँ पे उसने बोला टाइप ऑफ स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम्स, ये वही होती हैं जो हम पढ़ते हैं ना, सिंपली सपोर्टेड बीम्स, कैंटिलीवर बीम्स और ये सारी चीजें। फटाफट से शॉर्ट में इनको भी दिखा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहला वैरायटी है सिंपली सपोर्टेड बीम्स। तो अगर सिंपल सिंपल सपोर्ट पे मैंने बीम रख दी तो उसका नाम सिंपली सपोर्टेड बीम्स, ठीक है। इनके रिएक्शन, सबके रिएक्शंस देखिएगा ध्यान से। सिंपल सपोर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शंस कॉज होते हैं और हमने लगा दिया। ऐसे ही अगर मैं किसी बीम को दो रूलर्स के ऊपर रख दूं, तो रोलर के बारे में हमने क्या पढ़ा था, रोलर भी क्या करते हैं, एग्जैक्टली सरफेस के परपेंडिकुलर्स पे रिएक्शंस को कॉज करते हैं, ठीक है। तो चाहे मेरे पास सिंपल सपोर्ट्स रखे हो, चाहे मेरे पास रोलर्स रखे हो, ये दोनों एक ही जैसा रिजल्ट देंगे, दोनों ही वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शंस क्रिएट करेंगे, ठीक है। बस देखते जाइए कौन कौन सा सपोर्ट कौन कौन से रिएक्शंस को क्रिएट करता है, ठीक है। मान लीजिए कि कुछ इस टाइप का गिवन है, बीम विद वन एंड हिंज एंड द अदर ऑन द रोलर। तो एक साइड से हिंज लगा रखा है, एक साइड से रोलर लगा रखा है। हिंज क्या करता है आप लोग जानते हैं, हिंज उसको होल्ड कर लेता है ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मोशन नहीं होगा लेकिन रोटेशन को अलाउ करेगा। तो रिएक्शंस कहाँ क्रिएट होंगे, ऑब्वियसली बात है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। तो जब जब हिंज आता है हमने देखा था दो रिएक्शंस क्रिएट होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, और जिस साइड में रोलर है, रोलर सिर्फ सरफेस के परपेंडिकुलर रिएक्शन कॉज करता है। बस इसको हम लिख देंगे आर एक्स, इसको हम लिख देंगे आर वाई, ठीक है। चाहो तो ए एक्स या ए वाई भी लिख सकते हो जैसा आपका मन करे, और यहाँ पे सिर्फ एक रिएक्शन होगा आर बी। तो जब इसका एफबीडी बनेगा तो ये तीन रिएक्शंस लगेंगे, ओके। कभी कभी ओवरहैंगिंग बीम्स आ जाती हैं। ओवरहैंगिंग क्या होती है कि आपका जो सपोर्ट है उससे थोड़ा दूर की तरफ लटकी हुई है। जैसे यहाँ देखो ये बीम एकदम एंड पॉइंट पे लटकी हुई थी, ये एंड पॉइंट पे नहीं लटकी रहती है ना। तो जो एंड पॉइंट पे नहीं लटकी है उसका नाम हो गया ओवरहैंगिंग बीम। देखो थोड़ा थोड़ा कभी दो दो नंबर का वो थ्योरेटिकल वर्ड पूछ लेता है, तो सब पता होना चाहिए, ठीक है। सो ओवरहैंगिंग बीम में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ जहां पे हिंज लगा है, ऐसा नहीं है कि बीच में लग गया तो इंटरनल रिएक्शन नहीं क्रिएट होगा, होगा भाई बिल्कुल होगा। बीच में लगाया हो तो क्या, रिएक्शन इधर से हॉरिजॉन्टल वाला भी क्रिएट होगा, वर्टिकल वाला भी। रोलर लगाया हुआ है बीच में, कोई दिक्कत की बात नहीं, वर्टिकल रिएक्शन लगेगा। सो यहाँ पे आर एक्स भी लगाना पड़ेगा, आर वाई भी लगाना पड़ेगा, और रिएक्शन बी पे भी क्रिएट करवाना पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा कैंटिलीवर बीम आ गया। कैंटिलीवर बीम का सिंपल सा एग्जांपल है, दीवार के अंदर जो हम स्क्रू को घुसेड़ देते हैं, ठीक है। तो स्क्रू घुस गया अंदर, अब ना हॉरिजॉन्टल होगा ना वर्टिकल होगा ना पे रोटेशन होगा, हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ नहीं हो पाएगा तो सारे रिएक्शन जनरेट हो जाएंगे। पुश करोगे हॉरिजॉन्टली आर एक्स होगा, वर्टिकली पुश करोगे तो आर वाई होगा, दबाने की कोशिश करोगे तो फिर मोमेंट भी जनरेट होगा। तो अगर ऐसा कैंटिलीवर का केस आया तो उसमें सारे के सारे जनरेशन पॉसिबल है। हालांकि मैंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत कम देखे कैंटिलीवर के, बट डेफिनेटली मैं कवर करूंगा क्योंकि सिलेबस में यार पूछ तो सकती है यूनिवर्सिटी, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास क्या है। अरे और भी है, टू बीम्स कनेक्टेड ईच अदर बाय अ रोलर। तो कभी कभी उसका मन करता है थोड़े अच्छे अच्छे फिगर बनाने का, तो वो दो बीम्स को एक रोलर की हेल्प से कनेक्ट कर लेता है। रिएक्शंस देखिएगा बहुत ध्यान से क्योंकि यूनिवर्सिटी पूछ चुकी है ऐसा सवाल, ओके। तो अगर मैंने रोलर से कनेक्ट किया है, सबसे पहले मैं देखूंगा सपोर्ट किधर किधर है। पहला सपोर्ट यहाँ पर है, हिंज बना हुआ है, यहाँ देख के संभाल सकते हो आप, है ना। रोलर ऐसा होता है, हिंज ऐसा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे दो रिएक्शंस आएंगे, इधर मैं इसका एफबीडी कन्वर्शन करता हूँ, तो ए पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल रिएक्शन और वर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। फिर बी पे रोलर ही लगा हुआ, रोलर ऐसा बनाओ चाहे ऐसा बनाओ, स्टार्टिंग में हमने देखा था रिएक्शन तो वर्टिकली कॉज होता है, ठीक है। इस रोलर से वर्टिकल ऊपर कॉज हो रहा है तो इसके वजन से रिएक्शन नीचे भी कॉज होगा, है ना। हमने पढ़ा है ना, हमें पता है रिएक्शन ऊपर कॉज हो रहा है तो ये रोलर क्या करेगा, अपने इसको पुश करेगा नीचे की तरफ। तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, एग्जैक्टली सेम पॉइंट पे इधर भी कॉज होगा। थोड़ा लेफ्ट में आएंगे तो यहाँ वापस से रोलर लगा रखा है, तो ये भी वापस से एक वर्टिकल रिएक्शन क्रिएट करेगा ऊपर की तरफ। राइट में जाओगे तो हिंज लगा रखा है, तो हिंज दोनों रिएक्शन क्रिएट करेगा, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी। इतने सारे रिएक्शन लगेंगे, सब दिखाने पड़ेंगे आपको, ठीक है। सो हॉरिजॉन्टल एट एक्स, ये वाई, इसका नाम ऊपर की तरफ आरपी बोल रहे हो तो इसी का सेम नाम नीचे की तरफ भी आरपी बोलना पड़ेगा। इसका आरसी बोल दो, रिएक्शन एट सी। ये डी पे लग रहा है तो डी का एक्स कंपोनेंट और डी का वाई कंपोनेंट, या हॉरिजॉन्टल रिएक्शन वर्टिकल रिएक्शन, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, थोड़े जब क्वेश्चंस आप मेरे साथ करेंगे आप बिल्कुल प्रो हो जाएंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल चीज है, ठीक है। कभी कभी उसका मन करता है कि यार रोलर का यूज नहीं करेंगे, हम दो बीम्स को आपस में जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे दो पेन उठाया उसने और बोलेगा आपस में जोड़ दो। जब आपस में ऐसे जोड़ देंगे तो उस केस में क्या रिएक्शन क्रिएट होता है समझिएगा, बड़ा सिंपल है, ठीक है। पहले तो यहाँ पे उसने बिल्ट इन करा हुआ है, मतलब दीवार के अंदर से बिल्ट कर दिया है। तो बिल्ट करने की वजह से हम जानते हैं ये क्या करेगा, किसी कैंटिलीवर की तरह एक्ट करता है, या बिल्ट कर दिया है मतलब क्या है, सारे रिएक्शन जनरेट होंगे। इधर से आर एक्स भी जनरेट होगा, इधर से आर वाई भी जनरेट होगा, और साथ ही साथ मोमेंट भी जनरेट होगा, ठीक है। तो तीनों हमें लगाने पड़ेंगे, ओके। आर एक्स भी दिखाएंगे, आर वाई भी दिखाएंगे और मूवमेंट भी दिखाएंगे। फिर जहां बिल्ट हुआ है वहां पे हिंज से बिल्ट किया है उसने। हिंज क्या करता है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कॉज करता है,
ठीक है, तो यहाँ हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बड़े ध्यान से लगाना है। अगर मैं बोल रहा हूँ इधर पे ऐसा हॉरिजॉन्टल लग रहा है और इधर पे ऐसा वर्टिकल लग रहा है, तो इसी के सेम पॉइंट में दूसरे वाले बीम पे इसके एग्जैक्ट अपोजिट लगेंगे। मतलब इधर लगा है ना, तो इसका हॉरिजॉन्टल लगेगा इसके अपोजिट। ये ऊपर लगा है मतलब इस पे लगेगा इसके नीचे की तरफ, और मैग्नीट्यूड दोनों का ऑब्वियसली सेम रहेगा। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड के फोर्स जस्ट डायरेक्शन अपोजिट लगेंगे। ठीक है, तो इधर लगाओगे, बी पे रिएक्शन है, मैं इसका नाम आरबी दे देता हूँ, और हॉरिजॉन्टल का एक्स दे देता हूँ, इसी का आरबी और वाई। इसका एग्जैक्ट अपोजिट यहाँ पे रहेगा, तो हम इसको बोलेंगे आरबी एक्स, और नीचे की तरफ जो लग रहा है उसको बोलेंगे आरबी इंटू वाई। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे इंटरनल हिंज लगाए जाएंगे तो फिर दोनों रिएक्शंस लगेंगे और आपस में दोनों एक दूसरे के अपोजिट लगेंगे। ओके, थोड़ा आगे जाओगे तो रोलर दिया हुआ है। रोलर तो बड़ा शरीफ आदमी है, क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शन कॉज करता है। ठीक है, देख लीजिए, इस तरीके से हमने एफबीडी बना लिया है, और बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं। इधर क्वेश्चन आएगा भी तो भी आपका आंसर 100% आएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए, तो डिफरेंट डिफरेंट सपोज जो बीम पे लग सकते थे उनके बारे में हमने थोड़ी सी बातचीत कर ली है। अब हम एक बड़े सिंपल सिंपल से क्वेश्चन उठाएंगे और धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, जिनको लग रहा है बोर होने वाले हैं 1.5 इसमें स्विच कर लो, अब तक नहीं किया हो तो। ठीक है ना, चलिए सवाल पढ़ते हैं, जरा समझते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द रिएक्शंस एट सपोर्ट्स ए एंड बी फॉर अ सिंपली सपोर्टेड बीम एज शोन। एक बहुत ही शरीफ नाजुक सी बीम रखी हुई है सिंपल सिंपल सपोर्ट्स पे, हमें बस बताना रिएक्शन कितना होगा भाई। तो देखो यार, सिंपल सपोर्ट्स क्या करते हैं, सिंपल सपोर्ट जो है वो हॉरिजॉन्टली कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल रिएक्शंस क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक एफबीडी बना रहा हूँ बीम का। सबसे पहले तो ए पे एक वर्टिकल रिएक्शन होगा और बी पे भी एक वर्टिकल रिएक्शन होगा। फिर इस 20 न्यूटन के फोर्स को हमें नीचे की तरफ लगाना है, 30 न्यूटन के फोर्स को भी नीचे की तरफ लगाना है, और ये लगाने के बाद हमारा एफबीडी रेडी हो गया। ठीक है, लेंथ को भी दिखा देते हैं यार, यहाँ पे 2 मीटर की लेंथ, यहाँ पे 3 मीटर की लेंथ, यहाँ पे 2 मीटर की लेंथ। ठीक है, चलो, तो इसका नाम दे देंगे रिएक्शन एट ए। ये तो कोई नाम है नहीं, 20 न्यूटन का ऑलरेडी लग रहा है, 30 न्यूटन का ऑलरेडी लग रहा है, इसका नाम दे देंगे रिएक्शन एट बी। एफबीडी जैसे ही बन जाता है, हमें अपने स्टैटिक इक्विलिब्रियम की कंडीशंस लगानी है। कंडीशंस क्या कहती हैं? सबसे पहली कंडीशंस कहती है समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द एक्स एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। फॉर्चुनेटली देयर आर नो एक्स एक्सिस के अलोंग वाले फोर्सेस, तो इसका कोई काम नहीं है, ऐसे ही रह जाएगा ये। ठीक है, फिर आएगा सेकंड कंडीशन, वो बोलता है समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग द वाई एक्सिस मस्ट बी इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो ऊपर की तरफ लगने वाला आर ए प्लस ऊपर की तरफ लगने वाला आर बी -20 -30 इज इक्वल टू 0। मतलब हम सिंपली बोल सकते हैं आर ए प्लस आर बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50। अनफॉर्चुनेटली मुझे इन दोनों की इंडिविजुअल वैल्यू नहीं आ पा रही है, बट सवाल खत्म थोड़ी ना हुआ है, कंडीशन खत्म थोड़ी ना हुई है, एक कंडीशन अभी भी बाकी है गुरु। समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट मस्ट बी इक्वल टू 0। हम जो पॉइंट के अबाउट चाहे ले सकते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट सी, इनका नाम पॉइंट बी, डी दे दो तो भी ले सकते हैं, बट हम थोड़े स्मार्ट हैं, हम लेंगे ए के अबाउट। क्यों? ए के अबाउट लेंगे तो सारी चीजें मुझे 20, 30 और आरबी के फॉर्म में मिलेगी, और आरबी की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ठीक है, वही अगर मैं आरबी के अबाउट लेता तो भी आर ए की वैल्यू निकाल सकता था, सिंपल है यार। समेशन ऑफ एम अबाउट समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट्स अबाउट ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो पहले 20 क्या कर रहा है क्लॉकवाइज, तो 20 इंटू 2 कितना, नेगेटिव। फिर क्या है -30 इंटू 3 और 2 5। ठीक है, अगेन क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज करा तो प्लस आरबी इंटू डिस्टेंस कितना है इसका, 3 2 5 और 2 7, दिस इज इक्वल टू 0। 7 टाइम्स ऑफ आरबी इज इक्वल टू कितना, 22 सा 40 प्लस 150। ओके, सो आरबी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए जरा, 50 40 190 डिवाइडेड बाय 7, लेट मी जस्ट कैलकुलेट। So 190 divided by 7 is 27.14 newtons. This is 27.14 newtons. अब हमें क्या करना चाहिए, इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 3 दे देंगे, इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 2 दे देंगे, इसका नाम हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, खाली टाइम पास कर रहा हूँ यहाँ पे, लिख सकता हूँ यार, सीधे सीधे स्मार्ट लोग हो आप लोग। ठीक है, बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशंस, ब्लू कलर में लिखेंगे। So reaction at A is equal to nothing but 50 minus reaction at B. ठीक है, so reaction at A is equal to 50 minus 27.14 which comes out to be equal to 22.85. ओके, बहुत ही आसान सा सवाल था आप लोगों के सामने, जिसका बहुत ही सही तरीके से आपने जवाब दिया। ठीक है, यही सब चीजें करनी रहती है यार, बड़ा सिंपल सिंपल टास्क रहता है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस क्वेश्चन के साथ थोड़ा खेलेंगे। ठीक है, थोड़े थोड़े अलग अलग टाइप के सपोर्ट जनरेट करेंगे। इधर पे मेरे पास 2 सिंपल सिंपल सपोर्ट्स थे, अब मैं इनमें थोड़े मॉडिफिकेशन करता हूं और आपको दिखाता हूं। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। ओके, सो मैंने क्या किया, उन दोनों सिंपल सपोर्ट्स को हटा के उनकी जगह 2 रूलर्स लगा दिए। अब इन दोनों रूलर्स को लगाने के बाद मेरे इस सॉल्यूशन में कुछ भी फर्क नहीं आने वाला है। क्यों?
क्योंकि मेरे सिंपल सिंपल सपोर्ट्स और मेरे रूलर्स जो हैं वो एक ही तरह बिहेव करते हैं। रूलर्स भी अपने सरफेस के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रिएक्शंस को जनरेट करेंगे, ठीक है। तो इधर मिलेगा मुझे आर ए, इधर मिलेगा मुझे आर बी, सब कुछ वैसे का वैसे रहेगा, आंसर भी इनफैक्ट सेम ही आएगा, ठीक है। चेंजेस कब आ सकते हैं? चेंजेस तब आ सकते हैं जब मैं इन दोनों रोलर्स में से किसी एक रोलर को हटा के उसकी जगह पे क्या लगा दूं, हिंज लगा दूं। तो चीजें शायद बदल सकती है, अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है, शायद बदल सकती है। तो इस बार मैं क्या करूंगा, इस रोलर को थोड़ा सा चेंज करूंगा, ठीक है, और इसकी जगह पे मैं हिंज लगा दूंगा इससे, ठीक है। चलिए, और हिंज लगाने के बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे जरा कुछ बदलता है या नहीं, ठीक है। हिंज लगाने से क्या होगा? हिंज लगाने से सिर्फ एक फर्क आने वाला है कि आर ए जो यहाँ जनरेट हुआ था उसको हम दो पार्ट में दिखाएंगे, एक इसका वर्टिकल रिएक्शन और दूसरा इसका हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ठीक है। समझ पा रहे हैं गाइस? ओके। तो जब एफबीडी बनेगा तो आर ए जो दिख रहा था उसकी जगह पे हम ऊपर की तरफ बोलेंगे आर वाई और नीचे की तरफ क्या बोलेंगे, आर एक्स, ठीक है। तो ये चेंज आ गया। अब ये चेंज आने के बाद देखो, आर एक्स तो हॉरिजॉन्टली लग रहा है लेकिन कोई और फोर्स तो हॉरिजॉन्टली है ही नहीं। इसका मतलब क्या है, जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करने जाऊंगा तो मुझे आर एक्स की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, जीरो। अब अगर ये जीरो बन गया तो सिर्फ और सिर्फ आर वाई जनरेट हो रहा है, तो ये क्वेश्चन पुराने की तरह बन गया। बस जहां जहां पे आर ए लिखा था वहां वहां पे आर वाई कर देना है, ठीक है। आर ए का आर वाई करने से कोई वैल्यू में चेंज होने वाला है क्या? नहीं होने वाला है। आर ए का आर वाई कर दिया तो आर वाई की वैल्यू अल्टीमेटली ये आ गई, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ हिंज लगाने के बाद भी? क्योंकि कहीं से भी कोई अलग डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल फोर्स क्रिएट नहीं हो रहा था। यही 30 न्यूटन अगर मेरा ऐसे कुछ जनरेट हो रहा होता तो कुछ ना कुछ इससे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आता जो मैच करता, ठीक है। फॉर्चुनेटली यहाँ पे नहीं था तो आर एक्स जीरो आया, सब कुछ सेम रह गया, ठीक है। लेकिन अगर मैं अगले क्वेश्चन में इस वर्टिकल की जगह पे ऐसा एंगल पे फोर्स लगा दूं तो चीजें बदल जाएंगी, है ना। तो चलिए मैं वहीं लेके चलता हूं आपको। इस बार हम क्या करेंगे, ऐसा पिछले वाले की तरह ही है ना, हिंज है और साथ में रोलर है। बस हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा है कि एंगल पे आपको एक फोर्स दे दिया है जिससे आप थोड़ा सा हेल्प हो जाए।